दोस्तों अक्सर कर कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग, चाहे एनसीबी हो, चाहे ईडी हो, और दोस्तों चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, दोस्तों ऐसी सरकारी एजेंसियां इनके हत्थे चढ़ जाते हैं दोस्तों और गिरफ्तार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों गिरफ्तारी तो हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाने के बाद कई बार ये चीजें पता चलती हैं कि जो गिरफ्तारी थी वो बिल्कुल ऐसी थी, बिना सबूतों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसको हम कह देते हैं इलीगल डिटेंशन। अब दोस्तों इलीगल डिटेंशन क्या होता है? इलीगल डिटेंशन ये होता है कि यदि मान लीजिए नारकोटिक क्राइम ब्यूरो हो या ईडी हो या सीबीआई हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या एसीबी हो, एंटी करप्शन ब्यूरो जिसको हम बोलते हैं, कई बार ये एजेंसियां क्या करती हैं, किसी व्यक्ति को शक के आधार पर उठा लेती हैं दोस्तों, और उसको बाद में कहती हैं कि भैया आपके खिलाफ सबूत ही सबूत हैं। लेकिन दोस्तों जब आगे से आगे जब जांच बढ़ती है, सबूतों की सच्चाई आने तक गिरफ्तार हुए व्यक्ति को कई बार महीनों भर जेल में रहना पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों फिर जब वो जेल से बाहर आता है तब तो उसको ये एहसास होता है कि भाई मेरी गिरफ्तारी बिल्कुल नाजायज थी, आई वॉज इन इलीगल डिटेंशन। तो दोस्तों इलीगल डिटेंशन की परिभाषा एक्चुअल में ये है। अब दोस्तों इलीगल डिटेंशन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है दोस्तों, जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है, क्योंकि दोस्तों इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार यदि किसी व्यक्ति को इलीगल डिटेन किया जाता है, इलीगल उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो दोस्तों जमानत के साथ साथ मुआवजा लेने के भी क्या प्रावधान हैं? क्या आप ऐसी एजेंसियों से मुआवजा ले सकते हैं, चाहे एनसीबी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो या कोई भी ऐसी एजेंसी हो दोस्तों आज हम ऐसे ही एक मामले की व्याख्या करेंगे जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आज हम जिस केस की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, उस केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वर्सेस मान सिंह वर्मा। दोस्तों ये केस बहुत चर्चा में आया था क्योंकि इस केस में मान सिंह वर्मा की इलीगल डिटेंशन हुई थी। काफी देर तक उस व्यक्ति को जेल में रहना पड़ा दोस्तों आइए जानते हैं कि मामला क्या था, कहां से कहां तक पहुंचा दोस्तों इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2025 को फैसला सुनाया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों मामले की पृष्ठभूमि पर चलते हैं कि एक्चुअली मामला शुरू कहां से हुआ। दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मान सिंह वर्मा को 1280 ग्राम का भूरे रंग के पाउडर रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। और दोस्तों इस पाउडर को हेरोइन माना गया, यानी कि नशीला पदार्थ, और एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी की गई। मतलब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के ऊपर एनडीपीएस की कई सारी धाराएं लगा दी गई। अब दोस्तों सैंपल्स को 2 बार करके भेजा गया दोस्तों। पहला सैंपल दिल्ली भेजा गया दोस्तों। दिल्ली में जब सैंपल भेजा गया तो सैंपल में नशे के कोई भी अंश नहीं मिले। और दोस्तों वहीं दूसरी लैब जो कि चंडीगढ़ में है, वहां पर भी सैंपल भेजा गया तो वहां पर भी नशे के कोई अंश नहीं मिले। अब दोस्तों आप ये देखिए कि दोनों ही लैब्स में कहीं तरीके से कोई भी नशे की कोई निशानी नहीं मिली दोस्तों। मतलब लैब से बिल्कुल टेस्ट नेगेटिव आए। अब दोस्तों इन रिपोर्टों के बाद मामले को बंद कर दिया गया और 10 अप्रैल 2023 को मान सिंह वर्मा को रिहा कर दिया गया। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि मान सिंह वर्मा को काफी समय तक जेल में रहना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ केमिकल टेस्ट की वजह से। क्योंकि दोस्तों जब
लैब रिपोर्ट आने में आपको पता ही है कि एनडीपीएस के केसेस में जब सैंपल भेजा जाता है तो लैब रिपोर्ट 1-2 दिनों में नहीं आती दोस्तों, कई बार महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि इतनी देर मान सिंह वर्मा को जेल में रहना पड़ा। जब जेल से रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स नेगेटिव थी, और दोस्तों इन रिपोर्टों के बाद मान सिंह वर्मा जेल से रिहा हो गए और मामला बंद कर दिया गया दोस्तों। अब दोस्तों ये सब हुआ कैसे? अब दोस्तों हुआ ऐसे, माननीय हाई कोर्ट में बेल पिटीशन लगाई गई मान सिंह वर्मा की तरफ से, और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया कि महीनों भर रहना पड़ सकता है दोस्तों, मान सिंह वर्मा को जेल में लगभग 4 महीने रहना पड़ा। इस दौरान उसकी इज्जत, शिक्षा, जो भी आप कह लीजिए, उसकी रेपुटेशन पूरी तरीके से आप यूं कह लीजिए तबाह होकर रह गई। अब दोस्तों हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि एनसीबी मान सिंह वर्मा को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी, क्योंकि एनसीबी ने उसको 4 महीने तक रॉन्गफुल डिटेंशन में रखा दोस्तों, इलीगल डिटेंशन जिसको हम कहते हैं, उसमें रखा। अब दोस्तों उसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एनसीबी ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। अब दोस्तों यहां पर केस में बड़ा ट्विस्ट आएगा। अब दोस्तों मान सिंह वर्मा के केस में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कहा कि हाई कोर्ट ने अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकलकर आदेश दिया है। अब दोस्तों जहां हम 439 सीआरपीसी की बात करते हैं तो ये बहुत ही सीमित अधिकार क्षेत्र की बात है दोस्तों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन 439 सीआरपीसी के तहत लगाई गई हो तो उस एप्लीकेशन को मानना या ना मानना ये माननीय हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है दोस्तों, और इस एप्लीकेशन में मुआवजा देने की शक्ति नहीं है। अब दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या उसको ऐसा लग रहा है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, उसको तंग किया जा रहा है, तो आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 के तहत रिट डाल सकता था, लेकिन जमानत के आवेदन पर सुनवाई करते समय नहीं। दोस्तों अक्सर कर हम देखते हैं कि जब बेल पिटीशन हम लोग फाइल करते हैं दोस्तों, तो बेल पिटीशन फाइल करते वक्त कभी भी जुर्माने की बात नहीं की जाती दोस्तों। बेल पिटीशन फाइल करते वक्त एक बात हमेशा की जाती है कि आरोपी को रिहा किया जाए जमानत पर या इतने मुचलके पर। लेकिन दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जो ऑर्डर को, जो माननीय हाई कोर्ट ने पास किया था, उस ऑर्डर को बिल्कुल सेट असाइड कर दिया दोस्तों, और यह साफ कर दिया कि यदि आरोपी को या जेल में रहने वाले व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको बेल यदि चाहिए थी तो बेल एप्लीकेशन में मुआवजे की बात नहीं कर सकता था दोस्तों। यदि उसको मुआवजा चाहिए था तो या तो आर्टिकल 32 के तहत रिट लगाता या फिर सेक्शन 226 या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट लगाता। इसलिए हाई कोर्ट का 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश रद्द कर दिया गया दोस्तों। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश, फाइनल ऑर्डर, हाई कोर्ट का आदेश कानूनी रूप से पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करते समय हाई कोर्ट कभी भी किसी को मुआवजा नहीं दे सकती दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज तक ऐसा नहीं देखा गया है। वर्मा को मुआवजा देने का आदेश निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया है तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में या आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। जमानत की सुनवाई करते समय अदालत मुआवजे का आदेश नहीं दे सकती। दोस्तों अब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें क्या सीखने को मिलता है? दोस्तों यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है या उसको ऐसा लगता है कि उसकी अरेस्ट जो है वो बिल्कुल इलीगल है, कानून के मुताबिक नहीं है, या कई बार ऐसा देखा जाता है कि एनडीपीएस के केसेस में
कई बार गिरफ्तारियां हो जाती हैं, जब केमिकल रिपोर्ट्स आती हैं तो निर्दोष पाए जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बेल एप्लीकेशन में आप कहीं भी ये नहीं लिखते कि जमानत के साथ साथ मुआवजा भी दिया जाए। मुआवजा यदि आपको चाहिए तो दोस्तों दो ही जगह पर्याप्त हैं, माननीय हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 और माननीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि धारा 439 यानी कि सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी की पावर जो है वो लिमिटेड है दोस्तों। जुर्माना देने की या मुआवजा देने की शक्ति इनमें नहीं है। तो दोस्तों बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस सारे केस पे अपनी रोशनी डाली और दोस्तों ये बताया कि जुर्माना हो या किसी तरीके का मुआवजा लेना हो, उसके लिए सही मंच रिट ही है। आप बेल एप्लीकेशन में मुआवजे की बात नहीं उठा सकते या अदालतों को ये पावर ही नहीं है कि आपको मुआवजा दे सकें। तो दोस्तों यदि आपके कोई नियर एंड डियर इस तरीके के मामले में फंसे हुए हैं या ऐसे केसेस का सामना कर रहे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको इलीगल डिटेन किया गया था, एनसीबी ने या पुलिस ने उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया था और दोस्तों बाद में इस तरीके की जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट नेगेटिव थी, तो क्या करना चाहिए आपको? आपको हमेशा ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने के लिए या तो रिट हाई कोर्ट में या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही लगानी चाहिए, तब ही आप इलीगल डिटेंशन को डिफाइन कर पाएंगे और मुआवजे की बात कर पाएंगे। बेल एप्लीकेशन में नहीं दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला था दोस्तों ये फैसला लॉ स्टूडेंट्स हो या नए वकील हो या दोस्तों ऐसे लोग जो कानून की जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों मुआवजा लेने का सही मंच कौन सा है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ कर दिया है। दोस्तों इस फैसले को यदि आपने अमल में लाना है या इस फैसले का कोई आपने फायदा उठाना है तो उस फैसले को बार बार देखिए, बार बार पढ़िए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वकालत में एक चीज कही जाती है कि यदि आप डॉक्यूमेंट को बार बार देखेंगे, बार बार उसको खंगालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये एक ऐसा फैसला दे दिया है कि अब बेल के साथ साथ मुआवजे का रास्ता भी खुल गया है दोस्तों आज का वीडियो इलीगल डिटेंशन के ऊपर था। इलीगल डिटेंशन यदि हो जाती है तो हमें मुआवजा किस तरीके से क्लेम करना चाहिए, कौन से सही मंच को चुनना चाहिए दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि और लोग भी इस वीडियो से मिलने वाली इंफॉर्मेशन का लाभ उठा सके। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।